हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में। तो पीरियोडिक टेबल में आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या होता है, अब पहले हम ये समझते हैं। अगर मैं बहुत बेसिक से स्टार्ट करूं, मान लीजिए आपके पास कोई एटम है और इस एटम में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं, राइट। तो जो भी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, इस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को एटम से बाहर निकालने के लिए, मीन्स आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए आपको बाहर से एक्स्ट्रा एनर्जी देना पड़ेगा। क्लियर है? मीन्स किसी भी एटम से अगर इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है तो आपको एनर्जी देना पड़ेगा। आप एनर्जी देंगे, ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करके एटम से बाहर जा सकता है। क्लियर है? तो आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब यही होता है कि किसी भी एटम से, कंडीशन ये है कि ये एटम आइसोलेटेड गैसियस एटम में होना चाहिए। मीन्स ये एटम गैसियस फेज में होना चाहिए, मीन्स सॉलिड लिक्विड में नहीं होना चाहिए, ये गैस फेज में होना चाहिए, और गैस फेज में भी ये आइसोलेटेड कंडीशन में होना चाहिए। आइसोलेटेड कंडीशन का मतलब क्या है? मतलब यार कि अगर ये एटम है तो इसके सराउंडिंग में कोई भी एटम नहीं है। तो अगर कोई एटम है, इसके सराउंडिंग में कोई भी एटम नहीं है, तो ऐसे एटम को बोलते हैं आइसोलेटेड गैसियस एटम। क्लियर है? तो कोई भी आइसोलेटेड गैसियस एटम है, इस एटम से अगर आपको आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए आपको कुछ एनर्जी देना पड़ेगा। तो जो भी आप एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, इस एनर्जी को बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। बहुत ही सिंपल सा डेफिनेशन है। चलिए डेफिनेशन लिखते हैं, इसमें एक लाइन नोट करें। आयोनाइजेशन एनर्जी में लिखिए कि मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, the minimum amount of energy required, the minimum amount of energy required to remove an electron, the minimum amount of energy required to remove an electron from an isolated gaseous atom, from an isolated gaseous atom is called ionization energy. क्लियर है? अब देखो यार, आयोनाइजेशन एनर्जी का बेसिक फंडा यही है कि अगर कोई एटम है, एटम से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, तो इस एटम से इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए आपको क्या देना पड़ेगा? एनर्जी बाहर से देना पड़ेगा। क्लियर है? तो इस एनर्जी को बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। इतना तो क्लियर होगा। अगर ये एटम, की पॉइंट ध्यान से सुनना, अगर ये एटम से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना बहुत डिफिकल्ट है, मीन्स ये जो इलेक्ट्रॉन है, इस एटम से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना अगर बहुत डिफिकल्ट है, इसका मतलब है आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगा, तब जाके इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा। मीन्स किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना डिफिकल्ट है, इट मीन्स उसका आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगा। क्या बोला मैंने? किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना डिफिकल्ट है, इट मीन्स इसका आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगा। ये लाइन याद रहेगा। सेकेंड पॉइंट ये है कि अगर कोई एटम है, अगर इसका इलेक्ट्रॉन लेट्स से लूजली बाउंडेड है, लूजली बाउंडेड है मतलब ये इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट कर सकता है। इस केस में आप कम एनर्जी प्रोवाइड करोगे तो भी ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। इट मीन्स किसी एटम से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना इजी है, इट मीन्स आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगा। क्लियर है? ये लाइन ध्यान से सुने आप। आपके पास दो एटम है, फर्स्ट एटम से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना डिफिकल्ट है, सेकेंड एटम से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना इजी है। तो इन दोनों में अगर आपको
इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है तो किस एटम में एनर्जी ज़्यादा देना पड़ेगा, किस में ज़्यादा देना पड़ेगा, तो जिस एटम में इलेक्ट्रॉन रिमूव करना डिफिकल्ट है। इट मीन्स इस एटम का आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगा, इस एटम का जिससे इलेक्ट्रॉन रिमूव करना इजी था उसका आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगा। बस ये लाइन याद रखें, आप सारे प्रॉब्लम कर सकते हो आयोनाइजेशन एनर्जी के। क्लियर है? चलिए समझने का ट्राई करते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई एक एटम है ए, गैसियस फेज में है, ए गैस लिख देता हूँ। अगर आपने यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव किया तो अगर कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो इस पे प्लस चार्ज आएगा, तो ये हो जाएगा ए प्लस गैस प्लस इलेक्ट्रॉन। क्लियर है क्या? तो यहाँ पे देखोगे आप, ये आइसोलेटेड गैसियस एटम है, यहाँ से आपने इलेक्ट्रॉन रिमूव किया, जो भी एनर्जी रिक्वायर्ड होगा इसे क्या बोलेंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ ए। ये ए का आयोनाइजेशन एनर्जी है। क्लियर है? मान लीजिए अगर कोई एटम है बी, अगर आपको इसके लिए आयोनाइजेशन एनर्जी लिखना है, इट मींस बी गैस फेज में है, यहां से इलेक्ट्रॉन रिमूव करोगे ये बनेगा बी प्लस, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, यहाँ पे जो भी एनर्जी रिक्वायर्ड होगा इसे बोलेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ बी। सिमिलरली अगर कोई एटम है सी, लेट्स से सॉलिड फेज में है, इलेक्ट्रॉन रिमूव किया, सी प्लस सॉलिड प्लस इलेक्ट्रॉन, इसको क्या बोलेंगे, सी से 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव किया, जो भी एनर्जी रिक्वायर्ड होगा इसे बोलेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सी। क्लियर है क्या? लेकिन अफसोस ये आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? रीजन क्या है? बिकॉज यहाँ पे जो सी एटम है ये सॉलिड स्टेट में है, एस मीन्स सॉलिड स्टेट है। डेफिनेशन ये है आयोनाइजेशन एनर्जी का, कोई भी आइसोलेटेड गैसियस एटम होना चाहिए। आइसोलेटेड गैसियस एटम से आप इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे, जो भी एनर्जी रिक्वायर्ड होगा इसे आयोनाइजेशन एनर्जी बोलेंगे। यहाँ पे ये गैसियस फेज नहीं है, इसीलिए ये आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सी नहीं होगा। क्लियर है? नोट कर लिया? अपन नेक्स्ट बात कर लेते हैं। मान लीजिए कोई ए गैस फेज में है, अगर आप फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे आपको मिल जाएगा ए प्लस गैस प्लस इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? अगर आपके पास ए प्लस गैस है, ए प्लस गैस मीन्स आप ए से ऑलरेडी 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर चुके हैं, अब यहाँ से आप 1 इलेक्ट्रॉन और रिमूव करोगे, क्या बनेगा, ए पे 2 प्लस गैस प्लस इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? सिमिलरली अगर आपके पास ए 2 प्लस गैस है, यहां से अगर आप 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव करोगे तो ये हो जाएगा ए 3 प्लस गैस प्लस इलेक्ट्रॉन। क्लियर है क्या? अब अगर मैं देखूं यहां से ए से मैंने ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव किया है, आप इसे ये भी बोल सकते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी 1 ऑफ ए, या फिर फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ ए। आपने 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव किया तो ए प्लस बना, जब आप सेकेंड इलेक्ट्रॉन रिमूव करोगे ए का तो ए प्लस 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके ए 2 प्लस बनाएगा। आप इसे बोल सकते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी 2 ऑफ ए। ये ए के लिए आयोनाइजेशन एनर्जी 2 हो जाएगा। आयोनाइजेशन एनर्जी 1 मीन्स आप जस्ट ए से 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी 2 मीन्स आप ए का सेकेंड इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हैं। तो ए से अगर आप फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो ए प्लस बनेगा, सेकेंड इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो ए प्लस से ए 2 प्लस बनेगा। क्लियर है? आप इसको और क्या बोल सकते हो, आप
तो इसको ये भी बोल सकते हो आयोनाइजेशन एनर्जी 1 ऑफ A प्लस। ये A प्लस से आप मैं बोल सकता हूँ फर्स्ट 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव करूंगा तो A2 प्लस बनेगा। क्लियर है क्या? अब यहाँ पे लेंगे आप इसको, आप बोल सकते हो इस इक्वेशन को आयोनाइजेशन एनर्जी 3 ऑफ A से आप थर्ड इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हो, या फिर दिस इज इक्वल टू आयोनाइजेशन एनर्जी 2 ऑफ A प्लस एंड दिस विल बी इक्वल टू आयोनाइजेशन एनर्जी 1 ऑफ A2 प्लस। देख रहे हैं आप, सिंपल है क्या? अब अगर मैं देखूं यहाँ पे आयोनाइजेशन एनर्जी 1 ऑफ A, आयोनाइजेशन एनर्जी 2 ऑफ A एंड आयोनाइजेशन एनर्जी 3 ऑफ A। अब खुद से सोचो, A है, A प्लस है और A2 प्लस है, कहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना सबसे डिफिकल्ट है? आपका आंसर होगा A2 प्लस से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना बहुत डिफिकल्ट होगा, बिकॉज 2 प्लस चार्ज है, 2 प्लस और इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है, तो प्लस एंड माइनस में बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होगा। अगर प्लस माइनस में बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होगा तो इनको सेपरेट करना बहुत डिफिकल्ट होगा। क्लियर है? तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना बहुत डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट है इट मीन्स आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि आयोनाइजेशन एनर्जी 3 will be greater than आयोनाइजेशन एनर्जी 2 will be greater than आयोनाइजेशन एनर्जी 1। किसका आयोनाइजेशन एनर्जी 3 है? तो आयोनाइजेशन एनर्जी 3 ऑफ A, आयोनाइजेशन एनर्जी 2 ऑफ A और आयोनाइजेशन एनर्जी 1 ऑफ A। मीन्स बाय डिफॉल्ट A के लिए ही बात करते हैं। तो ये पॉइंट याद रखें, किसी भी एटम के लिए ये ऑलवेज एप्लीकेबल है। किसी भी एटम के लिए आयोनाइजेशन एनर्जी 2 ऑलवेज ग्रेटर होगा आयोनाइजेशन एनर्जी 1 से। आयोनाइजेशन एनर्जी 3 ऑलवेज ग्रेटर होगा आयोनाइजेशन एनर्जी 2 से। आयोनाइजेशन एनर्जी 4 ऑलवेज ग्रेटर होगा आयोनाइजेशन एनर्जी 3 से। मीन्स ऐसे चलते रहेगा। क्लियर है क्या? तो ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान में रखेंगे, इसे नोट कर लिया। अब से नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एनर्जी। अब देखिए, अगर आपको आयोनाइजेशन एनर्जी कंपेयर करना है तो कौन कौन से फैक्टर पे आयोनाइजेशन एनर्जी डिपेंड करेगा। अब ये कैसे सोचेंगे? चलिए 1 बाय 1 करके सारे फैक्टर देखते हैं। पहला फैक्टर है साइज। इस एटम के साइज पे आयोनाइजेशन एनर्जी कैसे डिपेंड करेगा? देखिए, एक लाइन याद रखना, किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना डिफिकल्ट है, इट मीन्स आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगा। किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना इजी है, मीन्स आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगा। ये लाइन याद रहेगा। अब देखिए, मैं एक काम करूँ, एक बहुत ही स्मॉलर एटम ले लेता हूँ और एक बार बहुत ही लार्ज एटम लेता हूँ। ठीक, बाकी सब कुछ सेम है, आप ऐसे इमेजिन करें, बाकी सब कुछ सेम है, जस्ट साइज ऑफ एटम डिफरेंट है। यहाँ भी इलेक्ट्रॉन है और यहाँ भी इलेक्ट्रॉन है। ये न्यूक्लियस है सेंटर पे। अब खुद से सोचें, न्यूक्लियस है और पास में इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस में अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगा। यहाँ पे न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन बहुत दूर है, इट मीन्स प्लस और माइनस में अट्रैक्शन बहुत कम होगा। किस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना डिफिकल्ट है?
तो आपको पता चल रहा होगा ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास में है, इट मींस इसको रिमूव करने के लिए आपको बहुत ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। पिक्चर क्लियर है? इट मींस जिस एटम का साइज स्मॉल होगा, अगर साइज स्मॉल होगा उसका आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगा। इट मीन्स साइज डिक्रीजेस, आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस। समझा क्या? साइज डिक्रीज होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होगा। चलिए सेकेंड फैक्टर पे आते हैं। सेकेंड फैक्टर है जेड इफेक्टिव, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब चलिए अब ऐसे सोचो, आपके पास दो एटम है, ए और यहाँ भी दूसरा एटम है, दोनों का साइज सेम है। मैंने देखिए दोनों का साइज सेम दिया है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, और मान लेते हैं कि सेकेंड एटम का जेड इफेक्टिव ज्यादा है। आपको जेड इफेक्टिव का मतलब समझ में आना चाहिए। जेड इफेक्टिव का मतलब क्या होता है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मीन्स न्यूक्लियर चार्ज फेल्ड बाय इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब अगर इस एटम का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, इट मीन्स ये इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा अट्रैक्शन फील करेगा, यही मतलब है। लेकिन अगर इस एटम का न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम है, इट मीन्स ये इलेक्ट्रॉन बहुत कम अट्रैक्शन फील करेगा। तो किस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना डिफिकल्ट है? तो आपका आंसर होगा कि जिसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। क्लियर है क्या? इट मीन्स जेड इफेक्टिव इंक्रीजेस, आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस। जिस एटम से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना डिफिकल्ट होता है उसका आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होता है। ये पॉइंट आपको पता है? तो आप फर्स्ट फैक्टर बोल सकते हैं साइज, साइज डिक्रीजेस, आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस। सेकेंड फैक्टर जेड इफेक्टिव इंक्रीजेस, आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस। अब फिर थर्ड पॉइंट पे आते हैं। थर्ड पॉइंट आप याद रखें, अगर कोई हाफ फिल्ड या फुल फिल्ड ऑर्बिटल है तो हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड ऑर्बिटल स्टेबल होते हैं। तो अगर कोई मान लीजिए एटम है, इसका ऑर्बिटल फुल फिल्ड है, मीन्स वो स्टेबल है, आप यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव करोगे तो ये फुल फिल्ड से, लेट्स से मान लीजिए P6 था, फुल फिल्ड है, आपने 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया, अब ये P6 से क्या बन जाएगा? P5 बन जाएगा। मीन्स फुलफिल्ड से ये पार्शियली फिल्ड बन गया। फुलफिल्ड स्टेबल था, पार्शियली फिल्ड रिलेटिवली अनस्टेबल होता है। तो कोई भी एटम अनस्टेबल होना चाहेगा क्या? बिल्कुल नहीं। इट मीन्स अगर फुलफिल्ड या हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करना नहीं चाहेगा। मीन्स यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना डिफिकल्ट है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा? बहुत ज़्यादा होगा। तो थर्ड पॉइंट क्या है कि अगर कभी भी फुलफिल्ड या हाफ फिल्ड कन्फिग्रेशन आ गया, इट मीन्स उसका आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगा। तो थर्ड पॉइंट नोट करें, फुलफिल्ड एंड हाफ फिल्ड कन्फिग्रेशन, फुलफिल्ड एंड हाफ फिल्ड कन्फिग्रेशन हैव हायर आयोनाइजेशन एनर्जी। Fulfilled and half-filled configuration have higher ionization energy. Fourth point, देखिए आपको पता है s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल, f ऑर्बिटल, अगर सब कुछ सेम है तो न्यूक्लियस का सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन किस पे लगता है? s पे df में सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन s ऑर्बिटल पे लगता है। तो अगर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन इस ऑर्बिटल पे सबसे ज़्यादा है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना बहुत डिफिकल्ट होगा।
अगर इलेक्ट्रॉन रिमूव करना बहुत डिफिकल्ट है, इट मीन्स इसका आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगा। मीन्स एस ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना डिफिकल्ट होगा, फिर पी से, फिर डी से, लास्ट में एफ में। तो आयोनाइजेशन एनर्जी एस ऑर्बिटल का सबसे ज़्यादा, फिर पी, फिर डी, फिर एफ। मीन्स ऑफ कोर्स प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम होना चाहिए सबका, एनएस, एनपी, एनडी, एनपी ब्लॉक, मतलब सब, मतलब 4s है, 4p है, 4d है, 4f है। तो 4s से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना डिफिकल्ट होगा। तो ये बेसिकली 4 फैक्टर है। तो जल्दी से आप एक बार रिवाइज कर लो। अगर साइज डिक्रीज होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होगा, जेड इफेक्टिव इंक्रीज होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होगा, फुलफिल्ड हाफ फिल्ड कन्फिग्रेशन का आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होता है। एसपीडीएफ में सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी एस ऑर्बिटल का होगा, फिर पी का, फिर डी का, फिर एफ का होगा। क्लियर है? अगर आपको ये समझ में आ गया, अब बात करते हैं पीरियोडिसिटी। मीन्स अगर आप पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाओगे या फिर टॉप टू बॉटम आओगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा, ये देखते हैं। अगर आप पीरियोडिक टेबल में लेट्स से आप टॉप टू बॉटम आ रहे हो, आपको पता है पीरियोडिक टेबल में टॉप टू बॉटम आने से साइज इंक्रीज होता है। तो अगर साइज इंक्रीज होगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होगा। क्लियर है? सेकेंड पॉइंट, अगर आप लेफ्ट टू राइट जाओगे, लेफ्ट टू राइट पीरियोडिक टेबल में जाओगे तो आपको पता है जेड इफेक्टिव इंक्रीज होता है, राइट? तो अगर जेड इफेक्टिव, आप साइज भी देख सकते हो, वैसे साइज भी क्या होता है लेफ्ट टू राइट, साइज भी डिक्रीज होता है। तो जेड इफेक्टिव इंक्रीज होगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होगा, साइज भी डिक्रीज होगा तो भी आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होगा। लेकिन आप ट्राई करें कि लेफ्ट टू राइट में साइज डिक्रीज होता है, लेकिन मैंने बताया था बहुत कम डिक्रीज होता है। तो ट्राई करें जब भी लेफ्ट टू राइट प्रॉपर्टी कंपेयर करना है तो जेड इफेक्टिव से कंपेयर करें, जब भी टॉप टू बॉटम अगर प्रॉपर्टी कंपेयर करना है तो साइज से करें। क्लियर है? चलिए अपना कुछ एग्जांपल देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। आपको बताना है ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी, ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। तो देखो यार, एक चीज ध्यान रखना है यहाँ पे, अगर आप नॉर्मल ट्रेड सोचोगे आपका आंसर क्या आएगा कि आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियॉन, लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, इट मींस लेफ्ट टू राइट जेड इफेक्टिव इंक्रीज होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होगा। मींस आंसर क्या होगा, ये इंक्रीजिंग। क्लियर है क्या? किसी को डाउट नहीं होगा? लेकिन अफसोस ये नहीं होता है, ये ऑर्डर नहीं होता है। हमने गलती क्या की, हमने लेफ्ट टू राइट जेड इफेक्टिव इंक्रीज हुआ, आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज हुआ, ये तो सोचा। एक और फैक्टर आता है, कौन सा फैक्टर? अगर हाफ फिल्ड या फुल फिल्ड ऑर्बिटल हो तो इसका आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होता है। ये हमने अभी कंसीडर नहीं किया है। तो क्या करना पड़ेगा, हमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना पड़ेगा। चलिए फिर से सोचते हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। एक तो ये है कि लेफ्ट टू राइट जेड इफेक्टिव इंक्रीज होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होना चाहिए। सेकेंड फैक्टर, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी देख लेते हैं। लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s1 होता है, बेरिलियम का 1s2 2s2 होता है,
बोरॉन का 1s2 2s2 2p1 होता है, कार्बन का 1s2 2s2 2p2 होता है। लास्ट इलेक्ट्रॉन 2p2 से रिमूव करना है, नाइट्रोजन में लास्ट इलेक्ट्रॉन 2p3 से रिमूव करना है, ऑक्सीजन में लास्ट इलेक्ट्रॉन 2p4 से, फ्लोरीन में 2p5, नियॉन में 2p6। मैंने सिर्फ ये देखा कि लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में एंटर हो रहे हैं। क्लियर है? अब अगर अपन देखें, देखो लेफ्ट टू राइट आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? बिकॉज जेड इफेक्टिव इंक्रीजेस, आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस, होना चाहिए था। अब नियॉन में एंड फ्लोरीन में अगर अपन कंपेयर करें तो नियॉन का ज्यादा होना चाहिए बिकॉज ऑफ जेड इफेक्टिव, और नियॉन फुलफिल्ड है, 2p6 फुलफिल्ड दिख रहा है। और कौन सा देखिए, ये पार्शियली फिल्ड है, ये पार्शियली फिल्ड है, ये हाफ फिल्ड है। क्लियर है? बेरिलियम फुलफिल्ड है, ये हाफ फिल्ड है। सोचते हैं, देखो नियॉन ज्यादा होना चाहिए बिकॉज ऑफ जेड इफेक्टिव, और फुलफिल्ड हाफ फिल्ड के अकॉर्डिंग भी नियॉन का ज्यादा होना चाहिए। अगर आयोनाइजेशन एनर्जी दोनों ही फैक्टर से नियॉन का ज्यादा है, इट मींस नियॉन एंड फ्लोरीन में नियॉन का आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगा। क्लियर है? फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन में कंपेयर करें आप, ये कोई भी फुलफिल्ड हाफ फिल्ड नहीं है, मींस यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का कोई लोचा नहीं है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का कोई फैक्टर नहीं आ रहा है। इट मींस जेड इफेक्टिव फ्लोरीन का ज्यादा है, तो फ्लोरीन का आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगा ऑक्सीजन से। क्लियर है? ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन में देखा जाए तो जेड इफेक्टिव ऑल्दो ऑक्सीजन का ज्यादा है, लेकिन नाइट्रोजन हाफ फिल्ड है, ये स्टेबल है, तो नाइट्रोजन का आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा हो जाएगा। तो याद रखें, यहाँ पे याद रखें, याद रखें, याद रखें, यहाँ पे सिर्फ वन प्लेस स्वाइप होगा, सिर्फ वन प्लेस आप एक्सचेंज करें, मीन्स नाइट्रोजन का आयोनाइजेशन एनर्जी ऑक्सीजन से ज्यादा हो जाएगा। बस ये पॉइंट याद रखें, मीन्स फ्लोरीन के बाद अब ऑक्सीजन नहीं आएगा, कौन आएगा? फ्लोरीन के बाद नाइट्रोजन, तब ऑक्सीजन, राइट? नाइट्रोजन एंड कार्बन में देखा जाए तो नाइट्रोजन का ज्यादा होना चाहिए बिकॉज ऑफ जेड इफेक्टिव, एंड नाइट्रोजन हाफ फिल्ड भी है, स्टेबल है, इसलिए इसका ज्यादा होना चाहिए था नाइट्रोजन का, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कार्बन एंड बोरॉन में कार्बन का जेड इफेक्टिव ज़्यादा है, तो कार्बन का आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होना चाहिए, एंड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी किसी का हाफ फिल्ड या फुल फिल्ड नहीं है, तो स्वाइप नहीं करेंगे। बोरॉन एंड बेरिलियम में सोचिए, बोरॉन का ज़्यादा होना चाहिए बिकॉज ऑफ जेड इफेक्टिव, लेकिन बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन स्टेबल है, ये फुलफिल्ड है, तो यहाँ पे बेरिलियम और बोरॉन को स्वाइप करना पड़ेगा। बेरिलियम एंड लिथियम में बेरिलियम का जेड इफेक्टिव ज़्यादा है, और दोनों ही हाफ फिल्ड फुलफिल्ड है, दोनों ही स्टेबल है, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, और जेड इफेक्टिव बेरिलियम का ज़्यादा है, इसलिए स्वाइप नहीं करना पड़ेगा। तो एग्जैक्ट ऑर्डर क्या होगा मैं लिखता हूँ, सबसे ज़्यादा नियॉन, नियॉन के बाद फ्लोरीन, फ्लोरीन के बाद नाइट्रोजन या ऑक्सीजन, तो यहाँ पे नाइट्रोजन आएगा, फिर ऑक्सीजन, फिर कार्बन, फिर यहाँ पे बेरिलियम एंड बोरॉन को स्वाइप करना पड़ेगा, बेरिलियम, देन बोरॉन, देन लिथियम। ये ऑर्डर होगा आयोनाइजेशन एनर्जी का। क्लियर है? तो आपको कभी भी आयोनाइजेशन एनर्जी कंपेयर करना है तो आप जेड इफेक्टिव का फैक्टर देखें, साथ में देखिए किसका हाफ फिल्ड फुलफिल्ड कन्फिग्रेशन है। हाफ फिल्ड फुलफिल्ड कन्फिग्रेशन के केस में आप जस्ट स्वाइप कर दें, एक ही पॉइंट ध्यान रखें। चलिए सेकेंड प्रॉब्लम ट्राई करें। सेकेंड प्रॉब्लम है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आयरन, ये आपको ट्राई करना है।
चलिए अपन यहाँ पे देखें तो जेड इफेक्टिव के अकॉर्डिंग लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होगा। एक फैक्टर और देख लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का। यहाँ पे सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 3s1 होगा, मैग्नीशियम का 3s2 होगा, एल्यूमिनियम का 3p1 होगा, सिलिकॉन का 3p2 होगा, फास्फोरस 3p3 होगा, सल्फर 3p4 होगा, क्लोरीन 3p5 एंड आयरन 3p6 होगा। मतलब मैंने जस्ट लास्ट ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखा है। अब देख सकते हैं आयरन एंड क्लोरीन में आयरन का ज़्यादा होगा, जेड इफेक्टिव भी, और ये फुलफिल्ड है। फॉस्फोरस हाफ फिल्ड, ये फुलफिल्ड हाफ फिल्ड। किसको स्वाइप करना पड़ेगा? तो फॉस्फोरस एंड सल्फर को स्वाइप करना पड़ेगा, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम को भी स्वाइप करना पड़ेगा। मैग्नीशियम सोडियम को स्वाइप नहीं करेंगे बिकॉज दोनों ही हाफ फिल्ड फुलफिल्ड है, दोनों ही स्टेबल थे। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। जेड इफेक्टिव मैग्नीशियम का ज़्यादा होगा तो फिर मैग्नीशियम का आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगा। ऑर्डर क्या होगा? आयरन, देन क्लोरीन, देन फॉस्फोरस, देन सल्फर, सिलिकॉन, मैग्नीशियम, देन एल्यूमिनियम, देन सोडियम। क्लियर है क्या? चलो थर्ड प्रॉब्लम पे आते हैं। Fe2+ एंड Fe3+, ये आपको ट्राई करना है। 4 N3- O2- F- Na+ Mg2+। आप इनमें ट्राई करें। फिफ्थ में आते हैं मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम। आपको आयोनाइजेशन एनर्जी 1 कंपेयर करना है, आयोनाइजेशन एनर्जी 2 कंपेयर करना है, और आयोनाइजेशन एनर्जी 3 कंपेयर करना है। तो यहाँ पे देखते हैं थर्ड में, ये 2+ है, दोनों सेम एटम है, आयरन आयरन दोनों ही सेम एटम है। आयरन 2+ है, आयरन 3+ है। कहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना डिफिकल्ट होगा? आयरन 3+ थे बिकॉज 3+ चार्ज है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एंड प्लस में बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होगा, अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन रिमूव करना बहुत डिफिकल्ट होगा। तो आयरन 3+ का आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगा। इनमें देखें तो अगर आप इनका एटॉमिक नंबर देखें, इसका एटॉमिक नंबर 7, इसका 8, 9, 11, 12 है। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखें, इसमें 10, 10, 10, यहाँ पे 10, यहाँ पे 10। मीन्स इन सब में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है। इसका मतलब है कि सबका सिग्मा सेम होगा। तो जेड जिसका ज़्यादा है, जेड इफेक्टिव भी ज़्यादा होगा। इट मीन्स जेड इफेक्टिव का अगर अपन ऑर्डर देखें तो ये लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होगा। जेड इफेक्टिव इंक्रीज होगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होगा। तो यहाँ से आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर इंक्रीजिंग होगा। क्लियर है? अब की पॉइंट ये बना सकते हो कि अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक है तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक में पॉजिटिव चार्ज इंक्रीजेज, पॉजिटिव चार्ज इंक्रीजेज, आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेज। नेगेटिव चार्ज इंक्रीजेज, आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेज। किसके लिए? तो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए आप बोल सकते हो। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे लिख दो फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज ionization energy is directly proportional to positive charge and ionization energy is inversely proportional to
नेगेटिव चार्ज। क्लियर है? फिफ्थ प्रॉब्लम में आप देखें, देखो यार, अगर फिफ्थ प्रॉब्लम देखा जाए, आयोनाइजेशन एनर्जी 1 कंपेयर करना है। मतलब यार मैग्नीशियम का अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखूं तो मैंने वहीं पे लिखा है, ये 3s2 रहेगा और ये 3p1 रहेगा, मींस 3s2 अंदर रहेगा, 3p1 रहेगा। तो मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम में किसका आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगा? तो आपका आंसर होगा कि मैग्नीशियम का, बिकॉज ये फुलफिल्ड है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी 1 मैग्नीशियम का ज़्यादा होगा। क्लियर है? अब अगर मैं देखूं कि आयोनाइजेशन एनर्जी 2 की बात करूं, तो आयोनाइजेशन एनर्जी 2 में क्या होने वाला है, आप 1 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी रिमूव कर चुके हो, तो ये मैग्नीशियम नहीं बचा, मैग्नीशियम प्लस रहेगा, ये एल्यूमिनियम नहीं रहेगा, एल्यूमिनियम प्लस रहेगा। क्लियर है? अब मैग्नीशियम प्लस का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो जाएगा 3s1 और एल्यूमिनियम प्लस का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 3s2। जेड इफेक्टिव आपको पता है एल्यूमिनियम प्लस का ज्यादा है, जेड इफेक्टिव लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होता है। और आप देख रहे हैं ये हाफ फिल्ड है, ये फुल फिल्ड है, तो किसका आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगा? तो ऑफ कोर्स फुलफिल्ड है, हाफ फिल्ड है, मींस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का कोई लोचा नहीं है, जेड इफेक्टिव एल्यूमिनियम प्लस का ज़्यादा है, इसीलिए आयोनाइजेशन एनर्जी 2 एल्यूमिनियम का ज़्यादा हो गया। लेकिन अगर यहीं पे बात करें आयोनाइजेशन एनर्जी 3 के बारे में, तो आयोनाइजेशन एनर्जी 3 का मतलब है मैग्नीशियम प्लस 1 इलेक्ट्रॉन फिर से रिमूव कर चुका है, मींस ये मैग्नीशियम 2 प्लस बन चुका है, एल्यूमिनियम भी क्या बन गया, एल्यूमिनियम 2 प्लस। मैग्नीशियम 2 प्लस का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आपको पता होगा 1:2, 2:2, 2p6 रहेगा, और एल्यूमिनियम प्लस मींस 3s1। 2p6 मींस सेकेंड पीरियड से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, सेकेंड शेल से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, यहाँ पे थर्ड शेल से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है। कहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना डिफिकल्ट होगा? सेकेंड शेल से, ये इनर शेल है, इसीलिए Mg2+ का आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगा एल्यूमिनियम 2+। क्लियर है? तो ये फिर से आप प्रॉब्लम ध्यान से देखें। अगर आपको ये समझ में आ गया तो चलिए अब नेक्स्ट प्रॉब्लम 6th वन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन में आयोनाइजेशन एनर्जी 1 कंपेयर करें और आयोनाइजेशन एनर्जी 2 कंपेयर करें। ट्राई करें आप। चलिए अगर यहाँ पे आप 6th प्रॉब्लम में देखेंगे तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2p3 है, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2p4 है। क्लियर है? तो यार यहाँ पे नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन में आपको पता है जेड इफेक्टिव तो ऑक्सीजन का ज्यादा है, बिकॉज ये, बट यहाँ पे नाइट्रोजन फुल हाफ फिल्ड है, तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन स्टेबल है, इसीलिए आयोनाइजेशन एनर्जी नाइट्रोजन का ज्यादा होगा। लेकिन आयोनाइजेशन एनर्जी 2 का मतलब है आप यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर चुके हैं, तो ये N+ बन चुका होगा, ये O+ बन चुका होगा, N+ का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2p2 रहेगा, O+ का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2p3 रहेगा। क्लियर है? अब अगर आप देखेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी किसका ज़्यादा होगा, तो O+ का आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगा। क्लियर है क्या? बिकॉज ये अब हाफ फिल्ड हो चुका है।
राइट। चलिए अगर मैं एक और पॉइंट ऐड कर दूं इसी में, लेट्स से कार्बन होता, नाइट्रोजन होता एंड ऑक्सीजन होता, आपको आयोनाइजेशन एनर्जी 1 कंपेयर करना है, आयोनाइजेशन एनर्जी 2 कंपेयर करना है, ये आपसे होना चाहिए। ट्राई करें। फिर 8th प्रॉब्लम, n पे 3 माइनस, n पे 2 माइनस एंड O पे माइनस, इनका आयोनाइजेशन एनर्जी कंपेयर करना है। चलिए ये मैं कंपेयर करके दिखा रहा हूँ। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन में आपको पता है वैसे कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2p2, नाइट्रोजन का 2p3, ऑक्सीजन का 2p4, ये स्वाइप हो जाएगा। मीन्स सबसे ज्यादा नाइट्रोजन का, फिर ऑक्सीजन, फिर कार्बन, यही ऑर्डर रहेगा। लेकिन अगर आयोनाइजेशन एनर्जी 2 की बात करें तो कार्बन अब कार्बन प्लस बन चुका है, नाइट्रोजन N प्लस बन चुका है, ऑक्सीजन O प्लस बन चुका है। C प्लस का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2p1 होगा, N प्लस का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2p2 होगा एंड O प्लस का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2p3 होगा। क्लियर है? Z इफेक्टिव इंक्रीज होगा और O प्लस का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी स्टेबल है, इसीलिए आयोनाइजेशन एनर्जी 2 O प्लस देन N प्लस देन C प्लस, राइट। 8 ट्राई करें आप चाहे तो वीडियो पॉज करके आप ट्राई कर लिया करें, फिर सॉल्यूशन देखें आप। क्लियर है? 8th प्रॉब्लम में देखें अगर, तो अगर मैं एटॉमिक नंबर की बात करूं तो Z इसका 7 है, इसका भी 7 है, इसका 8 है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो इसमें 10 इलेक्ट्रॉन, इसमें 9 इलेक्ट्रॉन, इसमें 9 इलेक्ट्रॉन। तो अगर मैं इन दोनों में N3 माइनस एंड N2 माइनस में कंपेयर करूं कि आयोनाइजेशन एनर्जी किसका ज्यादा है, तो आपको शायद क्लियर होगा। Z इफेक्टिव इन दोनों में Z इफेक्टिव किसका ज्यादा होगा, सिंस इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो इसका सिग्मा ज्यादा होगा, इसका Z इफेक्टिव कम होगा। N2 माइनस एंड N3 माइनस में N2 माइनस का Z इफेक्टिव ज्यादा होगा, तो Z इफेक्टिव ज्यादा होगा तो N2 माइनस का आयोनाइजेशन एनर्जी N3 माइनस से ज्यादा होगा। क्लियर है? नहीं समझ में आया? सिंपल वे में समझो। N के पास 3 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, कहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना इजी होगा? 3 माइनस है, इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो ये इसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो फिर ये इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट करेगा। क्लियर है? ये डिफिकल्टी से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इसीलिए इसका आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगा N3 माइनस से। फिर से बोल रहा हूँ स्टूडेंट्स, एक गलती हमेशा करते हैं, कौन सा? एटम गिवन है, इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फाइंड कर लेते हैं। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फाइंड करो, हाफ फील्ड फुल फील्ड कॉन्सेप्ट लगाते हैं, वहाँ पे गलती होता है। मैं आपको एक बार क्लियरली बोल रहा हूँ, जब भी एक ही एटम है, सेम एटम है, जैसे यहाँ पे नाइट्रोजन 3 माइनस, नाइट्रोजन 2 माइनस है, सेम एटम के केस में आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ना देखें, सेम एटम के केस में कहीं चाहो तो लिख लो आप, सेम एटम के केस में पॉजिटिव चार्ज इंक्रीजेस, आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस, नेगेटिव चार्ज इंक्रीजेस, आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस। ये याद रखो आप। अगर सेम एटम है फिर आप कन्फिग्रेशन मत देखो। सेम एटम के लिए प्लस चार्ज इंक्रीजेस, आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस, माइनस चार्ज इंक्रीजेस, आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस। जैसे ये एग्जांपल था, सेम एटम है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखना ही नहीं है, प्लस चार्ज इंक्रीजेस, आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस। यहाँ पे बात कर लेते हैं N2 माइनस एंड O माइनस में। अगर आप यहाँ पे बात करोगे दोनों में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, लेकिन इसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है, तो अगर एटॉमिक नंबर ज़्यादा है तो इसका Z इफेक्टिव ज़्यादा होगा, O माइनस का Z इफेक्टिव ज़्यादा होगा, तो फिर इसका आयोनाइजेशन एनर्जी भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। मीन्स O माइनस का आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगा। क्लियर है? नोट कर लिया? चलिए फिर नेक्स्ट
प्रॉब्लम पे आते हैं। नाइन्थ प्रॉब्लम पे बोरॉन, कार्बन, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन। 10th नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, सल्फर। तो यहाँ पे देखते हैं ये प्रॉब्लम फिर से, इसमें बोरॉन सेकेंड पीरियड एलिमेंट है, कार्बन सेकेंड पीरियड एलिमेंट है, एल्यूमिनियम थर्ड पीरियड एलिमेंट है, सिलिकॉन थर्ड पीरियड एलिमेंट है। मीन्स कभी भी आपको आयोनाइजेशन एनर्जी कंपेयर करना है और आपको दे दे ऐसे सेकेंड पीरियड और थर्ड पीरियड के प्रॉब्लम मिक्स करके दे दे, फिर आप हमेशा याद रखें सॉल्व कैसे करना है। बोरॉन, कार्बन, बोरॉन के नीचे एल्यूमिनियम है, कार्बन के नीचे सिलिकॉन है। बोरॉन एंड कार्बन में आपको पता है आयोनाइजेशन एनर्जी बोरॉन का ज़्यादा होगा, एल्यूमिनियम सिलिकॉन में एल्यूमिनियम का। बोरॉन एंड एल्यूमिनियम में किसका ज़्यादा होगा? तो बोरॉन एंड एल्यूमिनियम में बोरॉन का ज़्यादा होगा, बिकॉज साइज इंक्रीजेस, आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस। तो बोरॉन एंड एल्यूमिनियम में बोरॉन का आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगा, कार्बन सिलिकॉन में कार्बन का ज़्यादा होगा। क्लियर है? अब अगर देखा जाए बोरॉन का कार्बन से ज़्यादा है, बोरॉन का एल्यूमिनियम से ज़्यादा है, एक चीज़ ध्यान रखें आप कि बोरॉन एंड एल्यूमिनियम में मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि साइज डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है। मीन्स बोरॉन से अगर आप एल्यूमिनियम पे जाओगे साइज बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा, साइज बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा डिक्रीज होगा। मीन्स ये जो वेरिएशन होता है ये बहुत ज़्यादा होता है। इट मीन्स सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी बोरॉन का होगा, फिर किसका नंबर आएगा? कार्बन का, इसके बाद नंबर आएगा एल्यूमिनियम का, देन सिलिकॉन का। राइट? आप ऐसे याद रख सकते हैं सेकेंड पीरियड थर्ड पीरियड की अगर प्रॉब्लम मिक्स करें आप याद रखें 2 2 3 3, सेकेंड पीरियड फिर थर्ड पीरियड आएगा। साइज में मैंने इसका उल्टा बताया था, 3 3 2 2 होता है, यहाँ पे 2 2 3 3 होता है। क्लियर है? यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे देखेंगे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फॉस्फोरस है, सल्फर है। नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन में किसका ज़्यादा होगा? यानी यहाँ पे बोरॉन एंड कार्बन में, जस्ट 1 सेकेंड, बोरॉन एंड कार्बन में लेफ्ट टू राइट आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होता है, तो कार्बन का होगा, यहाँ भी सिलिकॉन होगा। तो ये और 2 2 3 3 करेक्ट है, जस्ट कार्बन, बोरॉन, सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम ये रहेगा, ये करेक्ट कर लेना। क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाओगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होता है, तो कार्बन का ज़्यादा होगा बोरॉन से, सिलिकॉन का ज़्यादा होगा एल्यूमिनियम से। ये हमने फर्स्ट एंड सेकेंड एग्जाम्पल ही किया था, ठीक ना। यहाँ पे आप देखें नाइट्रोजन ऑक्सीजन है तो होना चाहिए ज़्यादा ऑक्सीजन का, लेकिन आपको पता है ये हाफ फिल्ड है, इसलिए नाइट्रोजन का ज़्यादा होगा ऑक्सीजन से। फॉस्फोरस सल्फर में सल्फर का आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन सिंस सल्फर का एंड फॉस्फोरस में फॉस्फोरस हाफ फिल्ड ऑर्बिटल में होता है, इसलिए फॉस्फोरस का आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगा। नाइट्रोजन फॉस्फोरस में कोई डाउट नहीं है, नाइट्रोजन का ज़्यादा होगा, बहुत ज़्यादा, ऑक्सीजन सल्फर में भी ऑक्सीजन का बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे ऑर्डर क्या आएगा? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, सल्फर। फिर से ऑर्डर यहाँ पे 2 2 3 3 ही रहेगा, सेकेंड पीरियड फिर थर्ड पीरियड रहेगा। क्लियर है क्या? नेक्स्ट आते हैं 11th पॉइंट।
अगर आप डी ब्लॉक की बात करें, डी ब्लॉक में क्या होता है, जैसे 3D सीरीज एलिमेंट होते हैं। अगर मैं साइज की बात करूँ, पहले ये देखो साइज, तो 3D सीरीज से ज़्यादा साइज होता है 4D सीरीज का, 4D एंड 5D सीरीज का साइज सेम होता है, राइट। और अगर मैं जेड इफेक्टिव की बात करूँ, तो हमने देखा था जेड इफेक्टिव 3D से ज़्यादा 4D का होता है, 4D से ज़्यादा 5D का होता है, क्लियर है। तो अगर आप 3D एंड 4D में देखेंगे तो यहाँ पे साइज डोमिनेट करता है। मीन्स अगर मैं आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करूँ तो 3D एंड 4D में 4D का साइज ज़्यादा है, 3D का साइज कम है। तो 3D एंड 4D में किसका आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगा, तो 3D का आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगा 4D से, क्लियर है। 4D एंड 5D में साइज सेम हो गया, लेकिन आपको पता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज 5D का ज़्यादा होता है 4D से। जेड इफेक्टिव इंक्रीजेज, आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेज। तो 4D एंड 5D में 5D का ज़्यादा होगा, क्लियर है। लेकिन अगर मैं ओवरऑल बात करूँ, ठीक, इतना तो क्लियर हो गया कि 3D सीरीज, 4D सीरीज एंड 5D सीरीज में 4D सीरीज का आयोनाइजेशन एनर्जी मिनिमम होगा, राइट। इस केस में 3D एंड 5D में फिर से थोड़ा ध्यान रखें आप, ये एक्सपेरिमेंटल टर्म है, यहाँ पे जेड इफेक्टिव डोमिनेट करता है। एग्जैक्ट ऑर्डर, एग्जैक्ट आयोनाइजेशन एनर्जी होता है 5D, फिर नंबर आता है 3D, फिर नंबर आता है 4D, ये होता है, राइट। लेकिन इसमें भी ध्यान रखें, इसमें एक्सेप्ट कुछ एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट 4th, 5th, 6th एंड 10th ग्रुप। 5D, 3D, 4D होता है एक्सेप्ट 4th, 5th, 6th एंड 10th ग्रुप। इनके लिए मतलब अगर मैं बात करूँ फॉर 4th, 5th, 6th एंड 10th ग्रुप, order of ionization energy is 5D, then 4D, then 3D, ये ऑर्डर होता है। मतलब अब आपको ये 4th, 5th, 6th एंड 10th ग्रुप क्या है मैं आपको बता दूं। जैसे स्कैंडियम है, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। लिथियम वाला ग्रुप 1 होता है, बेरिलियम वाला ग्रुप 2 होता है, स्कैंडियम वाला 3rd ग्रुप, ये 4th ग्रुप, 5th ग्रुप, 6th ग्रुप, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th ग्रुप होता है। अगर आप ऐसे आएंगे तो ये ग्रुप बनते जाएगा। क्लियर है क्या? मतलब कि अगर आपको दे दे कि यहाँ पे देखें, आपको दे दे लेट्स से निकेल, पैलेडियम एंड प्लैटिनम। तो निकेल, पैलेडियम, प्लैटिनम आपको पता है ये 10th ग्रुप है। 10th ग्रुप के एलिमेंट है। 10th ग्रुप में आयोनाइजेशन एनर्जी है 5D, 4D, 3D। मीन्स यहाँ पे आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर इंक्रीजिंग हो जाएगा, क्लियर है। लेकिन अगर आपको ये पे दे दे आयरन, ल्यूथेनियम, ऑस्मियम, यहाँ पे ऑर्डर देखिए, आयरन, ल्यूथेनियम, ऑस्मियम में ये 4, 5, 6, 10 का नहीं है, तो यहाँ पे ऑर्डर होगा 5D, 3D, 4D। मीन्स यहाँ पे ऑर्डर हो जाएगा ऑस्मियम, देन आयरन, देन ल्यूथेनियम, ठीक। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, लेट्स से मैं ले लेता हूँ टाइटेनियम, नीचे उसके जिरकोनियम, हैफनियम। तो ये टाइटेनियम, जिरकोनियम, हैफनियम ये एक्सेप्शन का है, ठीक। 4th ग्रुप है, 4th ग्रुप के लिए 5, 4, 3 होता है। तो ये सबसे ज़्यादा 5D, फिर 4D, फिर 3D होगा, क्लियर है क्या? अभी पॉइंट नोट कर लें। और चलो अगर आपको बताना है कॉपर, Ag, ये बताओ इसमें ऑर्डर क्या होगा।
जब ये आंसर ला सकते हो कॉपर AgAu, ये 11th ग्रुप का है, एक्सेप्शन नहीं है। तो 11th ग्रुप में 5D 3D 4D होता है, मीन्स AU फिर कॉपर फिर Ag, ये होगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आप ये याद रखें, स्कैंडियम, ड्यूटेरियम और लैंथेनम में ये थोड़ा सा स्कैंडियम, ड्यूटेरियम, लैंथेनम में सोचें आप, स्कैंडियम इसके नीचे ड्यूटेरियम, इसके नीचे लैंथेनम होता है। आपको पता है ये जो साइज होता है 3D ग्रेटर देन 4D इक्वल टू 5D, ये लैंथेनम के बाद से स्टार्ट होता है, क्योंकि लैंथेनम के बाद से ब्लॉक एलिमेंट स्टार्ट होते हैं। तो लैंथेनम में लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता है। तो अगर लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता है तो हम साइज देखें, स्कैंडियम से ज़्यादा साइज यूट्रियम का, यूट्रियम से ज़्यादा साइज लैंथेनम होता है। मीन्स यहाँ पे स्कैंडियम, यूट्रियम, लैंथेनम में साइज इंक्रीज होता है। तो अगर साइज इंक्रीज होता है तो आप क्या बोलेंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो स्कैंडियम से कम यूट्रियम, यूट्रियम से कम लैंथेनम होता है। तो ये वाला पॉइंट याद रखेंगे आप, भले ही सब कुछ भूल जाए, ये याद रखें, ठीक। इलेवेंथ के बाद अगर मैं 12th एग्जाम्पल पे हूँ, अगर मैं डी ब्लॉक में अगर 3D सीरीज में कंपेयर करूँ, मतलब अगर मैं कंपेयर करूँ स्कैंडियम फिर टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, अगर इनमें कंपेयर करना है तो मैं आपको बता दूं कि लेफ्ट टू राइट जेड इफेक्टिव थोड़ा सा इंक्रीज होता है, 0.15 से जेड इफेक्टिव इंक्रीज होगा। अगर जेड इफेक्टिव इंक्रीज होगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होगा। क्लियर है? तो यहाँ पे जनरल ट्रेंड ये है कि आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होता है। कुछ एक्सेप्शन है, बस मैं आपको एक्सेप्शन बता देता हूँ। डिक्रीज, बस एक एक्सेप्शन यहाँ पे है, ये इंक्रीज होता है, डिक्रीज डिक्रीज डिक्रीज, ये इंक्रीज होता है, इंक्रीज होता है, डिक्रीज डिक्रीज। तो आप इसको याद कैसे रख सकते हैं, डी ब्लॉक पे लेफ्ट टू राइट जेड इफेक्टिव इंक्रीज होता है, आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होगा। एक्सेप्ट अगर मैं इस गैप को 1 बोलूं, इस गैप को 2 बोलूं, इस गैप को 3 बोलूं, इस गैप को 4, इस गैप को 5, इस गैप को 6, इसको 7, इसको 8, इसको 9। तो याद रखें कि लेफ्ट टू राइट डी ब्लॉक में आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होता है, एक्सेप्ट गैप नंबर 2, 6 एंड 7, इनमें इंक्रीज होता है। जेड इफेक्टिव इंक्रीजेस, आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस, सॉरी ये इंक्रीज होगा, डिक्रीज, ये बाकी इंक्रीज होगा, डिक्रीज डिक्रीज इंक्रीज इंक्रीज। यहाँ पे आप देखेंगे कि जेड इफेक्टिव इंक्रीज हो रहा है तो आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होगा, राइट। तो लेफ्ट टू राइट जनरल ट्रेंड ये है कि आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस, लेकिन 2, 6, 7 पे ये क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो ये तो आप ध्यान रखें। फिर नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाए, ट्वेल्थ के बाद 13 पे आते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। टॉप टू बॉटम आ रहे हैं, अगर टॉप टू बॉटम आएंगे तो साइज इंक्रीजेस, आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस। तो ये आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, लेकिन सीजियम, फ्रांसियम में फ्रांसियम थोड़ा सा ज़्यादा होता है। रीज़न ये है कि अगर फ्रांसियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखेंगे, फ्रांसियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखेंगे तो फ्रांसियम में F में इलेक्ट्रॉन आएंगे, F का शील्डिंग, यहाँ पे फ्रांसियम में क्या होगा, F में इलेक्ट्रॉन आएंगे। आपको पता है F ऑर्बिटल का शील्डिंग कांस्टेंट कम होता है, शील्डिंग कांस्टेंट कम होने का मतलब है जेड इफेक्टिव ज़्यादा होगा, तो इसका हायर
जेड इफेक्टिव होता है। तो अगर जेड इफेक्टिव ज़्यादा होगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी स्लाइटली इंक्रीज हो जाता है। तो अगर मैं ओवरऑल ऑर्डर बताऊं तो यहाँ पे होता है लिथियम, लिथियम के बाद सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, फिर फ्रांसियम, देन सीजियम आता है। ये ध्यान में रखें आप। फिर 14th एग्जाम्पल, अगर मैं बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम की बात करूं, यहाँ भी थोड़ा सा एक्सेप्शन आता है। बोरॉन एल्यूमिनियम में साइज एल्यूमिनियम का कम है, बोरॉन सॉरी साइज एल्यूमिनियम का ज़्यादा है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगा, मीन्स बोरॉन एल्यूमिनियम में बोरॉन का कोई डाउट नहीं है। एल्यूमिनियम गैलियम में आपको पता है एल्यूमिनियम एंड गैलियम में एल्यूमिनियम का साइज ज़्यादा होता है। तो अगर एल्यूमिनियम का साइज ज़्यादा है तो फिर इसका आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगा, तो यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा। गैलियम इंडियम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, साइज इंक्रीजेज, आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेज। इंडियम थैलियम में फिर से थैलियम में एफ में इलेक्ट्रॉन आएंगे तो इसका हायर जेड इफेक्टिव हो जाएगा। जेड इफेक्टिव हायर होने के कारण ये इंक्रीज हो जाता है। मींस इसमें पहले डिक्रीज, फिर इंक्रीज, फिर डिक्रीज, फिर इंक्रीज होता है। मींस आपको इसको याद रखने के लिए 14th को इस ग्रुप का ओवरऑल ऑर्डर याद रखने के लिए आप ऐसे याद रखें। अगर आप एटॉमिक नंबर और आयोनाइजेशन एनर्जी का ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ये ग्राफ देखो, ऐसे W ऐसे होता है, ऐसा W होता है। इस W को थोड़ा सा टिल्ट कर दो, मींस ऐसे रोटेट कर दो W को। तो अगर रोटेट कर दो तो कैसा बनेगा, ये कुछ ऐसा ही बनेगा। मतलब मैंने W क्या किया, थोड़ा सा रोटेट कर दिया है। ऐसा, ठीक। तो आप यहां से अगर W को आप रोटेट करोगे तो आप यहां से एग्जैक्टली ऑर्डर लिख सकते हो। मतलब सबसे ज्यादा बोरॉन का नंबर आता है, बोरॉन के बाद थैलियम, थैलियम के बाद नेक्स्ट नंबर आता है गैलियम का, गैलियम के बाद एल्यूमिनियम, लास्ट में इंडियम होता है। तो ये ऑर्डर याद रखने के लिए आप ऐसे W टिल्टेड W याद रख सकते हैं। ये 14th आप लर्न कर सकते हैं। 15th कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, Sn, Pb। यहाँ पे फिर से वैसे साइज इंक्रीजेस तो फिर आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस, लेकिन Pb का ज्यादा होता है बिकॉज हाई जेड इफेक्टिव। 16th नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी। यहाँ पे फिर से अब इसके बाद कार्बन के बाद फिर से कोई एक्सेप्शन नहीं है, साइज इंक्रीजेस बस ये डिक्रीजेस, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। 17th एक और एग्जांपल, Cu, Cu प्लस, Zn, Zn प्लस, ये आपको ट्राई करना है। 17th एग्जांपल आप ट्राई करें। देखिए मैं आपको बता दूं, Cu एंड Cu प्लस में Cu प्लस का ज्यादा होगा Cu से, Zn प्लस एंड Zn में Zn प्लस का ज्यादा होगा Zn से। इतना तो क्लियर है। अब अगर मैं Zn और Cu प्लस में कंपेयर करूं तो जिंक का होता है 3d10 4s2, क्लियर है। और Cu प्लस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d10 है। अब बताओ 3d से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना डिफिकल्ट है या 4s से, 3d से या 4s से? तो आपका आंसर होगा कि 3d से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना डिफिकल्ट है, इसलिए Cu प्लस का ज्यादा होगा Zn से। राइट।
अब अपन बात कर लेते हैं Cu प्लस एंड Zn प्लस में कंपेयर कर लें। चलिए यहाँ पे Cu प्लस और Zn प्लस में Cu प्लस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d10 है और Zn प्लस का 3d10 4s1 है। यहाँ पे आप 4s से इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हैं, यहाँ पे 3d10 से। Cu प्लस का आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगा Zn प्लस से, राइट। और एक चलो अपन और कंपेयर कर लेते हैं, कॉपर एंड जिंक भी आपको चलो बता देता हूँ। कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d10 4s1, जिंक का 3d10 4s2। लेफ्ट टू राइट जेड इफेक्टिव इंक्रीजेज और ये फुलफिल्ड है, इसलिए जिंक का ज्यादा होगा कॉपर से। अब इनको समराइज करो, Cu प्लस एंड Zn प्लस में Cu प्लस ग्रेटर देन Zn प्लस, Zn प्लस एंड Zn में Zn ज्यादा है, Zn एंड कॉपर में कॉपर ज्यादा है, ये ऑर्डर होगा। क्लियर है? तो आप ऐसे आयोनाइजेशन एनर्जी कंपेयर कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।